अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद और मैं हूँ इकरा खारिज। अंदरूनी हलकशार से क्या कम था कि बैरूनी हिजान भी दामनगीर हो गया। पाक फौज की चौकियों पर दहशतगर्द हमलों की अफगानिस्तान में होने वाली मनसूबाबंदी की लीक वीडियो जहाँ लम्हा फिक्रिया है, वहीं वजीर खारजा इसहाक डार के तजारती ताल्लुकात की बहाली के इंदिये पर भारतीय हरधर्मी भी गौरतलब है। बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर हमारी महदूद होती इस्तात, मजबूर मुआशी रवैयों के सबब दोस्त मुल्कों की सदमहरी और आलमी मालियाती इदारों की साहूकारी ने हकीकत में हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जरूरी हो गया है कि कौम ख्वाब गफलत से जागे। सियासत और मईशत के करता धरता, रियासत के वाली और सरताज, ऐवान अदल के सरपंच, कॉर्पोरेट किंग, सनत की सरकार और ज़राअत के अवतार सब मिलकर बैठे, ग्रैंड डायलॉग की टेबल सजाएं, कौमी इस्तेहकाम के कयाम, खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, खुशहाली के ट्रैक का नक्शा खींचें, तनाज़ात को पुश डालें और मिलकर आगे बढ़ें। इसलिए कि ये अब जरूरी हो गया है। वसी तर कौमी इत्तेफाक राय के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। यही नविश्ताए दीवार है। ग्रैंड डायलॉग तो ना जाने कब होंगे, मगर हम अपने डायलॉग का आगाज करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका तारुफ आपके साथ कराती चलूँ। सबसे पहले मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुल्फ़िकार बदर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले जुल्फ़िकार बदर साहब आपसे ही आगाज करते हैं। सर, पीपल्स पार्टी की जानिब से अब तक गवर्नर पंजाब की तकर्री नहीं हो पाई, इतनी ताखीर क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इकरा, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल आप आने वाले दिनों में देखेंगी, इसमें मुशावरत का सिलसिला जारी है। पार्टी की लीडरशिप आपस में तमाम सीनियर क़यादत के साथ मुशावरत कर रही है, जिसे किसी शॉर्ट लिस्ट करके जिन नामों में से इत्तफाक होगा और पार्टी की क़यादत जिस पे समझेगी कि ये इसको गवर्नर पंजाब लगाना चाहिए, उसको नॉमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसको मैं समझता हूँ आने वाले सेनेट के इलेक्शन के फ़ौरन बाद ही ये अमल में आ जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और अहम मौजू है और उस पर मैं चाहूँगी मेरा मौजूद पैनल रिस्पॉन्ड करे। मैं जुल्फ़िकार साहब आपकी जानिब भी उस पर आऊँगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 48 घंटों के अंदर एक यू टर्न ले लिया है। वैसे तो यू टर्न एक मखसूस जमात से ही बसरा साहब बैठे हैं, उससे लिंक है, लेकिन अब इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही वापस वज़ीर ख़जाना को सौंप दी गई है। सलमान साहब, ये क्या किसी फैसला दबाव का मज़हर था या कोई टेक्निकल एरर था? देखिए, बात यह है कि ये हुकूमत कितनी मजबूत है और कितनी खुद मुख्तार है और इसके पास फैसलों की कितनी ताकत है, चंद दिनों में पता चल गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि जफ़र महमूद साहब के इरसा के हवाले से नामजदगी हुई थी और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था। पीपल्स पार्टी ने उस पर सख्त रिजर्वेशन शेयर की तो वो नाम वापस हुआ। अब प्राइम मिनिस्टर लेवल का एक फ़र्द जब अपने आप को किसी कमेटी की सरबराही में डालता है और साथ साथ जो है ना अपना वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब को भी इसमें लाया जाता है और फिर अचानक वो फैसला वापस हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उनकी ख्वाहिश से ज़्यादा किसी और की ख्वाहिश भी बालादस्त है। और यही इस वक्त इस हुकूमत का डायलेमा है कि बहुत से सियासी फैसलों के अंदर वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो उनको कोशिश करनी नहीं दी जाती, वो वापस विड्रॉ कर लेते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे मौसम नकवी फार्मूला जो है वो हुकूमत पे ज्यादा बालादस्त हो गया है। ये अजीब गरीब हुकूमत होगी। सर, वो जो फार्मूला है उसकी तो तारीफ भी हो रही है, खुद राना सनाउल्लाह साहब ने भी खासी तारीफ की है। तारीफ करना तो एक और बात है, लेकिन ये भी देखिए ना कितना अजीब लगता होगा कि एक ही फर्द जो है वो पीसीबी के चेयरमैन के तौर पे भी ऑपरेट करेगा, एक ही फर्द जो है वो वजीर दाखिला जैसे अहम पोस्ट के ऊपर भी बैठेगा और फिर उसके साथ साथ अब कहा जा रहा है कि जो सेक्रेटरी दाखिला है उसके ऊपर भी मौसम नकवी साहब अपनी मर्जी का बंदा लाना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी का देखना चाहते हैं। तो यहाँ से लगता यह है कि जो हुकूमत है उसके पास कितने इख्तियारात होंगे। और अब आप देखिए ना, पहले इकोनॉमिक से जुड़े हुए, मईशत से जुड़े हुए जो मामलात हैं वो एक एडवाइजरी काउंसिल के पास चले गए। वहाँ प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा उस एडवाइजरी काउंसिल में बैठ के चीज़ें तय होनी है। तो बहरहाल आने वाले दिनों में देखिएगा आप इसी तरह से हुकूमत के अंदर क्रैक्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे कि कहीं हुकूमत चाह कुछ और रही होगी और वो कर कुछ और रही होगी, और उसी के कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर से हुकूमत के अंदर जो तजादात पैदा होंगे उससे यकीनी तौर पे जो सियासी हुकूमत है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है बसरा साहब, आपको क्या लगता है इस यू टर्न की क्या वजह थी? क्या वज़ीर आज़म मसरूफियात की बिना पर नहीं कर पाए? वैसे तो जारी बात है आप तो उसके मुखालिफ ही बोलेंगे, लेकिन मुआशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। औरंगजेब साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं? पहली बात तो हुकूमत उसको कहते हैं जो अवाम के वोटों से मुंतखब हो, जिन हुकूमतों के पीछे, असम्बलियों के पीछे इदारे हों
उनकी स्ट्रेंथ होती है, अवाम की वजह से ही इदारे और असम्बलियाँ होते हैं। तो ये तो जालसाजी का निज़ाम है, मुलाजमत हासिल की है इन्होंने। जो हमारे इधर कहने को एक वो सो कॉल्ड एक इंटरम सेटअप आया था, अभी जैसे सलमान भाई ने कहा, इंटरम सेटअप का वज़ीर आला जो उसने धांधला करवाया पंजाब के अंदर, जो जुल्म और जबर तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए किया, इनाम के तौर पर उसको वज़ीर दाखिला लगा दिया। ना उनका कोई वज़ीर है, ना इनकी कोई जो पार्टी है उनके लोग मुंतखब हैं। तो जाहिर है जब आप मुलाजमत हासिल करेंगे और आपको कोई एजेंडे के ताबे लाया जाएगा, वो जो एजेंडा दिया जाएगा, एजेंडा बड़ा साफ से आप देख लीजिएगा। ये 6 महीने की हुकूमत है, 6 महीने में जो इनको लाया गया है, इन्होंने इसराइल को तस्लीम करना है, इन्होंने मोदी जो गुजरात का कुसाब है उसके मुताबिक कश्मीर का फैसला होना है, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर, मैं फिर कह रहा हूँ, ये अशराफिया का मुल्क, अशराफिया की हुकूमत है जिनके लिए कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं है। तो जो एजेंडे के ताबे आते होते हैं, जिनको लाया जाता है, जिनके साथ अवाम नहीं होते, तो फिर उनको आप ना तो हुकूमत कहा करें, ना वज़ीर आज़म कहा करें, चलिए, अब तो ना कह वज़ीर देना, आला कहा लेकिन इस करें। फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, बड़ी बात अब तो कह देना, अब तो सारे ही कह रहे हैं, अब तो रजिस्टर है। मैं फिर वही बात, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, बात वो होती है जो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। 47 फार्म की पैदावार हुकूमत को अगर आप हुकूमत कहेंगे तो ये हुकूमत के मुंह पर भी तमांचा होगा। हुकूमतें, मैं बार बार कहता हूँ, वो होती हैं जो अवाम का, जिनको इत्मीनान हासिल होता है। शौकत मिश्रा आपके सामने बैठा है, 1 लाख वोट लेकर आया हूँ, अपने हल्के का नुमाइंदा हूँ, मैं बाहर बैठा और अल्लाह नबी के नामों के नीचे झूठे हल्फ उठाए जा रहे हैं। तो मुझे बताइए, जब आप कुरान पाक में लेकर आप झूठा हल्फ उठाएंगे, अल्लाह का अजाब आप पे नाज़िल होगा। तो इन हालात में पाकिस्तान को मदद कैसे हासिल होगी अल्लाह की और इन लोगों की? तो बार बार यही मैं कहूँगा, ये आप इनको यू टर्न कह लें, ये मुलाजम हैं, ये वो लोग हैं जिनका ना पाकिस्तान में कोई स्टेक है, ना पाकिस्तान में अवाम इनके साथ हैं, ना पाकिस्तान में असासे इनके, सारा कुछ इनका बाहर है। वो एजेंडा इनके हाथ में दिया गया है। ठीक है, उस एजेंडे की मैंने 3-4 बातें आपको मेन बता दी हैं, जिनमें इसराइल को तस्लीम करना, मोदी की ख्वाहिश के मुताबिक कश्मीर का फैसला होना, ये जो पाकिस्तान के अंदर जो IMF के जो नुमाइंदे बैठे हैं, इसके अंदर देखना है कि किसने कितना कितना अपना चंक रखना है, ये इनका काम होगा। इसके अलावा अच्छा, अभी आप देख लीजिए, वजीरे वो जो खारजा हैं, जिन्होंने आज तक वजारत खारजा का तजुर्बा नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमने कारोबार करना है इंडिया के साथ। तो ये वो कारोबारी टोला है, वो अशराफिया है जिसका आवाम से कोई तल्लुक नहीं है, जालसाजी की हुकूमत है। और पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी जालसाजी कभी इलेक्शन में नहीं हुई। ठीक है बदर साहब, सर आप पीपल्स पार्टी ऑफ स्टेक है, जारी बात है सपोर्ट तो दे रही है, तो इस फैसले को सर आपकी जमात किस तरह देखती है? ये जो वजीर आजम साहब ने यू टर्न लिया है, आपको लगता है कोई बहुत ही काबिल जिक्र स्टेप नहीं है? ठीक है, अगर पहले हेड कर रहे थे, अब नहीं कर रहे। अच्छा इकरा, हिस्टोरिकली अगर देखें, कॉज एक टाइम पे मेरे फादर भी ही वाज पार्ट ऑफ द कैबिनेट, तो इसको हमेशा से फेडरल मिनिस्टर ही हेड करता था। फिर पिछले कुछ दवार में ये प्राइम मिनिस्टर ने इस ECC को हेड करना शुरू कर दिया। तो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी वो चूंकि प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा जो है दखल अंदाजी नहीं रखी। ये प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है, वो कैबिनेट मेंबर्स के साथ जो भी अपनी पॉलिसी बनाता है, स्ट्रेटजी बनाता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाता है, कोई कमेटी बनाता है, सब कमेटी बनाता है, किसी को हेड बनाता है, किसी को मेंबर बनाता है। पीपल्स पार्टी हैज गॉट नथिंग टू डू विद दैट, नो इंटरफेरेंस इन कॉज प्राइम मिनिस्टर इज लीडिंग द होल कैबिनेट। तो पीपल्स पार्टी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं नहीं ज़ाती तौर पे समझता ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ है। अभी सलमान आबिद साहब ने उसके अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने बेहतर समझा कि जो बंदा इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है, और किसी ने समझा कि फाइनेंस मिनिस्टर इज़ द बेस्ट पर्सन टू लीड ECC, तो वो कर दिया। तो अभी देखते हैं आगे जाके कि इसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है, चीज़ें चलती हैं आगे, क्या बेहतर चीज़ें आती हैं। असल बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर से रेवेन्यू को बढ़ाना, टैक्स नेट के अंदर लोगों को शामिल करना, एंड वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। कितने अच्छे और कम वक्त के अंदर हम ये मामलात कर लेंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जब तक हमारी डिपेंडेंस रहेगी IMF पे और इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज पे, उतनी देर हमें फिर मुश्किलें और सोबतें भी बर्दाश्त करनी है और सख्त फैसले भी करने हैं। बिल्कुल ठीक और है। उसके लिए
तमाम कौम देख रही है कि क्या मामलात होते हैं, बिल्कुल ये सही। हुकूमत क्या करती है। सही। अच्छा सलमान आबिद साहब, राना सनाउल्लाह ने वजारत ख़जाना और वजारत दाखिला में होने वाली तकरीरों को हुकूमत की मुमकिन पायदारी की बुनियाद करार दिया है, यानी कि ये समझा जाए कि सिस्टम में गैर एलानिया एस्टैब्लिशमेंट के शेयर को राना साहब तकवीत दे रहे हैं और मान रहे हैं। सर देखिए, सबको पता है कि ये जो सिस्टम आया है ये एक जिसे कहते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट की मरून मिन्नत ही है, और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंसी है इस वक्त इस हुकूमत की। और कहा यह जाता है कि जो इकनॉमिक मईशत की बहाली का जो एजेंडा है उसमें भी हुकूमत से ज़्यादा हुकूमत का इन्हिसार इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। और जो सियासी फैसले हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है, तो लगता यह है कि सियासी फैसलों में भी वो खुद मुख्तारी उनके पास नहीं होगी इस हुकूमत के पास, उसको कंट्रोल कोई और कर रहा होगा। अच्छा, अब होगा ये शुरू में तो रोमांस चलता है, देखिए ना इमरान खान का रोमांस भी चला था ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और कितना शानदार सेम पेज था, फिर बाद में जाके मसला पैदा हो गया। नवाज शरीफ साहब का माजी में चला, पीपल्स पार्टी जरदारी साहब कुछ पहले कहते थे, आजकल बहुत शानदार पेज है उनका। तो मेरा मतलब ये है कि ये चीज़ें जाके आगे जाके क्रैक्स करती हैं, और ये बिल्कुल जुल्फ़िकार बदर साहब ने जो बात की है, मैं इनकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि असल चैलेंज तो मईशत का है। लेकिन आप मुझे बताइए ना कि कौन सी ऐसी चीज़ है मईशत की जिसको हम ये कहें कि हम एक दुरुस्त ट्रैक के ऊपर हैं। अब ये सारे सख्त फैसले जो हैं, और ये जितने कड़वे फैसले जो हैं, और ये जितने बड़े बड़े फैसले होने हैं, ये अवाम की कीमत पे होने हैं, अवाम पे बोझ पड़ना है ना। अच्छा, अब देखिए ना, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, डीजल की कीमत बढ़ेगी, गैस की कीमतें कहाँ पहुंच गई हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, माशी तौर पे रोजगार नया जनरेट नहीं होगा, तो इसकी कीमत कौन अदा करेगा? आम आदमी अदा करेगा ना, और ये रूलिंग एलीट नहीं अदा करेगा। आप समझ रहे हैं मईशत का इलाज ये है कि जी मैंने बतौर प्राइम मिनिस्टर तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया है। आपने समझा कि मईशत का इलाज ये है कि मैंने बतौर सदर जो है तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। और भाई, मईशत कभी इससे दुरुस्त होती है? ये किसने आपको कह दिया कि मईशत ऐसे दुरुस्त होती है? अगर आपने मईशत को दुरुस्त करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, आप अपने टैक्स नेट को लेके बढ़ाएं ना। हर हुकूमत आती है, कहती है हम टैक्स नेट बढ़ाएंगे, वो टैक्स नेट नहीं बढ़ता। बड़े बड़े जो सनतकार हैं, बड़े बड़े ताजिर हजरात जो हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, वो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, वो कैसे, मुझे बताइए, अपने ऊपर टैक्स लगाएंगे? कैसे अपने टैक्स नेट को आगे बढ़ाएंगे? ये हमें इसाक डार साहब ने भी पिछली दफा समझाया था ना कि जी हम टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, बड़ा टैक्स नेट नहीं बढ़ा। इसलिए मैं, और ये जो मजबूत हुकूमत हो ना, तो वो बड़े फैसले करती है। ये तो बेचारी कमजोर सी हुकूमत है, कमजोर है। कैसे अगर ये कमजोर हुकूमत है बसरा साहब, तो सर आपकी बतौर ऑपोजिशन ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस तरह के सख्त फैसलों में एक मुस्बत ऑपोजिशन करके साथ दिया जाए हुकूमत का, या फिर डायरेक्शन दिखाई जाए? और दूसरा, कल राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा कि चूंकि आप लोगों की हार्डलाइन पॉलिसी है और इसी हार्डलाइन पॉलिसी से पीटीआई को खासा नुकसान हुआ है। पहले तो राना सनाउल्लाह की हमने बात की। राना सनाउल्लाह में आपको पता मशहूर है, ये तो बुचरा फैसलाबाद के नाम से, और चूँकि उनका नुमाइंदा नहीं, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, चूँकि ज़ाती बात कर रहा हूँ उनके मुतल्लिक। और जो उनका माइंड सेट है हमेशा कब्ज़ा माफिया और कत्ल गारत, और आपने देखा कि खान साहब का जो कातलाना हमला हुआ था उसमें हमारा मौक़िफ़ ये था कि वो इन्वॉल्व है, हमने एफआईआर में नाम भी दिया था उनका। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट, तवातर से 2 दिन से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि खान साहब का वजूद पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। जब तक खान साहब जिंदा है पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता, पाकिस्तान के सियासी हालात ठीक नहीं हो सकते, उनको कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। तो हमने तो मुतालबा किया है, हम उसके खिलाफ एफआईआर भी करवाने जा रहे हैं, बल्कि केपी में तो शायद आज होगी, पंजाब के मुख्तलिफ थानों में करवाएंगे। अगर आपने कहा ये माइंड सेट हो, और फिर आप ये मुझे कहें कि मेरे घर पर जो डाका मार ले, और डाका मारने के बाद आप कहें कि डाकुओं के साथ आप चलें, डाकू नहीं कहते, डाकू साहब कह लेते हैं, कि डाकू साहबों के साथ बैठ जाओ, उनके साथ कहो भी बताएं हमारा क्या रोल होना चाहिए। बात यह है कि 2/3 मेजॉरिटी दी थी पाकिस्तानी अवाम ने तहरीक इंसाफ को, मरकज़ के अंदर, सूबे के अंदर, और आपने हुकूमत, मैं फिर कह रहा हूँ, हुकूमत वही कामयाब होनी है इकरा जिसके साथ अवाम होनी है। जब अवाम हमारे साथ नहीं होंगी, किसी के साथ नहीं होंगी, तो हम बताएं हम इनके साथ किस तरह बैठ जाएं। और दूसरी बात, इनका अभी जो हम इस्टेब्लिशमें, मैं फिर बार बार करता हूँ कि ये वो कौन लोग हैं, 5 बारी वज़ीर आज़म, वज़ारत आला, ये टब्बर वही है ना, 16 महीने कहा गया था कि हम आएंगे, वो PDM-1 वाला फार्मूला कौमी हुकूमत थी ना, कौन सी जमात बाहर थी? इमरान खान ने जनाब 76 साल में 3 साल इमरान खान का हिस्सा है। खान साहब ने मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया, इकोनॉमी, पेट्रोल, डीजल, आटा, चीनी भी तो है ना, सपोर्ट तो कर रही है ना। पीपल्स पार्टी पहला कितने से उन्होंने नाल नहीं सी 16 महीने। और दूसरी अब जो आप बात कर रही हैं, जेड़े 5 बारी पहला भैड़े सन ना, वो 6वीं बारी भैड़े ने। ये चले हुए कारतूस ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे नहीं चल सकते। तो इसलिए हम कहेंगे, स्टैब्लिशमेंट से हम ये गुजारिश करते हैं कि इनसे हाथ उठा लें, बार बार आजमायों को नहीं आजमाते। नहीं, मैं क्यों कहता हूँ, नहीं, स्टैब्लिशमेंट वो काम करे जो आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है, जो आईने पाकिस्तान के अंदर रोल है। और हमारा आइन क्या कहता है? 1973 का आइन ये कहता है
कि जमहूरी अवाम की हुकूमत होगी, तो अवाम को आने दें, अवाम का फैसला करने दें। और मैं फिर ये कहता हूँ कि वो जो आइडियल कॉम्बिनेशन अभी कहते हैं हम सब एक पेज पे हैं, वो एक पेज पे क्या होता है, वो पेज ये होता है सर, कि आपकी नजर में आइडियल कॉम्बिनेशन क्या है कि बानी पीटीआई वापस आ जाए और आपकी हुकूमत वापस आ जाए? सबसे पहले कि इलेक्शन आप राय लेने के लिए करते हैं, आपकी जमहूरी निज़ाम है ना, पार्लियामानी निज़ाम है। आइन हमारा क्या कहता है कि आप इलेक्शन करवाए, जो अवाम का फैसला है उसके मुताबिक नुमाइंदों को आने दें, और जो जो रोल लिखा हुआ है इनके अंदर, जो स्टैब्लिशमेंट का लिखा है, जो पार्लियामेंट का लिखा है, जो आपका अदलिया का लिखा है, तमाम उसके इदारे उसके ताबे हों, उसके मुताबिक निज़ाम हुकूमत चले। आज मैं कहता हूँ कि आप अवाम की मर्जी के मुताबिक हुकूमत को बनने दें, अवाम, और ख़ास तौर पे इन हालात में कि जब आज आपकी इकोनॉमी डूब रही है, कोई आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, आप अपनी हुकूमत क्यों बनाई है? दुनिया को ये बताने के लिए ना। पॉसिबिलिटीज बार-बार हुकूमत भी तो नहीं बन सकती ना, हम खड़े कहाँ हुए, हमारी मौशी हालत देखिए। बदर साहब, सर जो बात 1976 आज हमें 76 साल हुए आजाद हुए, 1947 से चले से फार्म 47 पे आगे रुक गए हैं। ये है आपका पूरा नेट। बदर साहब, आप क्या सर इत्तेफाक करेंगे, आपको भी लगता है कि हार्डलाइन पॉलिसी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही है और बानी पीटीआई की अब तक है, उससे नुकसान पहुंचा है इस जमात को और आगे भी पहुंचेगा? अच्छा, मैंने एक फिक्र, जुल्फकार भाई मेरे छोटे भाई भी हैं, तो हमने इकट्ठे काम किया है। एक ही तरीका है, तरीका ये है, आप हमारा मैंडेट हमें वापस कर दें, हम इनके लिए डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, आए बैठ के मुल्क को चलाते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हमें दीवार से लगाएं। इमरान खान जो पाकिस्तान है, 90% पाकिस्तान इमरान खान के साथ बदर साहब का टेक लेते हैं। जी सर। अच्छा, ये जो बसरा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बहुत हार्ड लाइनर पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके अंदर इनको पहले बैठने की, अपने अंदर पॉलिटिकल लचक दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं कि अभी इनको मैंडेट वापस मिलना चाहिए, इस मुल्क में तो 1988 से लेके आज तक मैंने नहीं कोई जेन्युइन इलेक्शन देखा। और अगर ये इस इलेक्शन के अंदर अपना मैंडेट वापस मांग रहे हैं, तो फिर 2018 का भी इलेक्शन इससे ज़्यादा जो है वो मैंडेट चोरी हुआ था। तो लिहाजा इस जिद के अंदर हमें नहीं जाना चाहिए, हमें मुल्क का चलना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी और उसकी लीडरशिप को भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है। लेकिन उन तमाम मामलात को साइड पे रख के हम आगे चलते हैं। हम कहते हैं बैठ जाएं, टेबल पे बैठ जाएं, बातचीत करें। बातचीत के जरिए बहुत सारे मामलात, बहुत सारी चीज़ें तय हो सकेंगी, आइंदा के लिए भी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। लेकिन अगर आज जिद की सियासत करेंगे तो उसके बदर साहब जरा मुझे मौका दीजिएगा। हमें ज्वाइन किए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है शेख रोहेल असगर साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है उनके साथ, दोबारा हम उनसे राब्ता करते हैं। अब शायद बशा साहब की बात सुन के वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने पे तैयार हो गए। उनके मुतालिक मौका पता क्या है? उनका मौका भी ये है कि मुझे भी हरवाया गया है। आ जाते तो अच्छा था, हम उनसे डायलॉग कर लेते। नून लीग वैसे सारी आ रही है, अगर मियाँ नवाज शरीफ आ रहा हुआ है, मियाँ शहबाज शरीफ आ रहा हुआ है, मरियम बीबी 36 सीटों के साथ वज़ीर आला लग गई हैं, जो कि हम उनको जाली वज़ीर आला कहते हैं, तो उसके बाद कौन जीता? अच्छा सलमान आबिद साहब, सर बार बार तो मुल्क इस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता ना, इलेक्शन कराएं, हुकूमत बनाएं, फिर कराएं और ये प्रोसेस उस तरह नहीं चल सकता। अब पीटीआई के अंदर भी फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें कल शेर अफजल मरवत साहब ने कर दी है कि पीटीआई के अंदर भी धड़ाबंदी हो रही है। नून लीग तो पहले ही थोड़ा सा तकसीम का शिकार नजर आ भी रही है हनीफ अब्बासी साहब के बयान के बाद। सारी जमातें पीपल्स पार्टी को छोड़ के अगर तकसीम का शिकार है तो सर कैसे चलेगी सियासत? अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें, और मेरा जुल्फ़िकार बदर भी मेरा भाई है, शौकत बसरा भी है, इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर ना सियासी जमातें कमज़ोर हुई हैं, सियासी जमातों ने अपनी अहमियत कम की है और हमारे यहाँ गैर सियासी लोग ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। अब फैसले सियासी जमातों के पास कम रह गए हैं, मैं आपको बताऊं। और यही वजह है कि ये जो हाइब्रिड सिस्टम हम पहले से चलाते आ रहे हैं उसमें और ज़्यादा हमने इजाफा कर लिया है। अब सवाल ये है, जो बात आपने इंट्रो में की इकरा, कि जी हमें डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। तो डायलॉग का इन्वायरमेंट तो कोई क्रिएट करे ना। वो किसने क्रिएट करना है? वो हुकूमत ने क्रिएट करना है। अब अगर हुकूमत ने क्रिएट करना और राना सनाउल्लाह कह रहे हो, इमरान खान के बारे में गुफ्तगू कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब है डायलॉग क्रिएट नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का एटीट्यूड तो हमेशा से एक पॉलिटिकल एटीट्यूड रहा है, हमेशा से वो लचक दिखाते हैं, हमेशा से वो डायलॉग की बात करते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून का क्या करें? वो डायलॉग तो नहीं करना चाहते, वो तो कहते हैं एलिमिनेट करना है हमने पॉलिटिक्स से पीटीआई को। अच्छा, एक तरफ वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आइए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। भाई चार्टर ऑफ इकॉनमी भी उसी वक्त होगी ना जब आप चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स को और डेमोक्रेसी को इंश्योर करेंगे। आप एक इन्वायरमेंट तो क्रिएट करें ना, वो इन्वायरमेंट तो क्रिएट नहीं हो पा रहा। अभी भी देखिए ना, आज के दिन तक बहुत सी जगह पे रिकाउंटिंग हुई है और आपने जीते हुए लोगों को वापस उसमें हरा भी दिया है। अच्छा, ये मैं ये कहता हूं, और ये देखिए बात ये है, इलेक्शन जो है
आप कहती हैं बार बार ये खेल तो नहीं खेला जा सकता इलेक्शन का, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन बार बार ये काम भी नहीं होना चाहिए कि हम इलेक्शंस को जो है ना वो सिलेक्शन का खेल बना दें। अब पाकिस्तान के अंदर अभी आप देखिए ना, पिल डैट की रिपोर्ट उठा के देखें, आप जो है फैफन की रिपोर्ट उठा के देखें, हर जगह से ये आवाजें आ रही हैं कि इलेक्शन के अंदर ये जो रात को इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम था, ये रात 11 बजे से सुबह 7-8 बजे तक क्यों बंद रहा है? कौन इसको जवाबदेह है? कहीं आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अकाउंटेबल करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो फिर सिस्टम चलाते रहे जैसे आप चला रहे हैं। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि इमरान खान के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है, पीटीआई के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इतनी हार्ड लाइन ना ले कि जो अभी जुल्फकार बदर कह रहा है कि जो विंडो है उसका इस्तेमाल करें पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन सर आप उनको रास्ता भी देंगे ना, हुकूमत ने रास्ता देना है ना, हुकूमत ही उस स्पेस को क्रिएट करे कि जहां डायलॉग हो, जहां डायलॉग नहीं होगा वहां फिर आप ऊपर से बैठ के ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि स्पेस देनी चाहिए। मुझे ब्रेक लेने का मौका दीजिए, उसके बाद बशरा साहब के पास आएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई में है या नहीं, ये भी इनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हमें अब ज्वाइन साथ कर रही हैं मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ देने के लिए उज़मा कारदार साहिबा। बहुत शुक्रिया उज़मा आपका भी। सलमान आबिद साहब और शौकत बशरा साहब भी मेरे साथ मौजूद है। पहले तो बताइएगा, ये जो 48 घंटों में वज़ीर आज़म ने अपना यू टर्न लिया है, आप क्या समझती हैं क्यों लिया गया है? कोई दबाव था या फिर कोई ऐसी हिकमत थी जो बाद में उन्हें समझ आई? ये किस यू टर्न की बात कर रही हैं? जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही है उन्होंने वापस सौंप दी है वजीर खजाना को। मेरे ख्याल में ये बेहतर है कि एक शख्स जिसको आपने पोर्टफोलियो दिया है फाइनेंस मिनिस्टर का, अगर उनके हाथ में रहें चीजें तो उनको परफॉर्म करने का मेरे ख्याल में बेहतर मौका भी मिलेगा और वो एक डायरेक्शन में जिसके लिए उनको मुंतखब किया गया है वो पार्टी पॉलिसी भी लेके आगे बढ़ सकेंगे। तो शायद इस वजह से उन्होंने किया हो। ठीक है, यानी कि कोई खास वजह आपको नजर नहीं आती? नहीं, कोई ऐसी खास वजह नहीं है कोई। मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्टर के पास ये पोर्टफोलियोज होते हैं और होने भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं बताऊं क्या वजह? बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो उनकी क्या तरजीह होनी है? वो जो मिलेगा अल्लाह के नाम तो ले लेंगे, क्योंकि वो मुंतखब तो है नहीं है। वो 6 महीने के लिए उनको डेपुटेशन पे लाए हैं। पहले वो काकड़ थे, काकड़ टू शबाज, शबाज टू काकड़। इसलिए आप देखते जाएं क्या बनता है। हाँ, तो आप मेहरबानी करके वो हफीज शेख की बात कर लें, आप वो शौकत तरीन की बात कर लें। वो भी आपने बड़े इंपोर्टेड किस्म के अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स लगाए हुए थे, जरा उनकी भी कहानी जो है याद रखा करें। आपके 5 वजीर खजाना, आपका जो होम ग्रोन वजीर खजाना था जिसकी बड़े बड़के मारा करते थे बानी साहब असद उमर, उसको तो आपने पहली फुर्सत में उठा के बाहर फेंका था। तो जिसके बलबूते पे आपने कहा था कि जी हम पूरी इकोनॉमी बदल देंगे पाकिस्तान की, तो आप चुप करके बैठ जाए, ज्यादा अच्छा है। अच्छा, मेरे साथ ही रहिएगा उज़मा। अच्छा सलमान आबिद साहब, जरा पंजाब पे आते हैं सर। मरियम नवाज की वजारत आला कुछ मुतासर कुन लगता है नजर नहीं आ रही। जखीरा अंदोज गिरा फरोशों का कब्जा वैसे का वैसे ही है, और कहने वाले ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा फोकस है, तस्वीर और इश्तिहारों के ऊपर ज्यादा फोकस है। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? मसला मरियम नवाज का नहीं है, मसला गवर्नेंस के सिस्टम का है, जो हर हुकूमत के अंदर ये क्राइसिस रहा है। और ख़ास तौर पे जब रमज़ान शुरू होता है तो हम देखते हैं कि मुनाफाखोर ज़ख़ीरा अंदोज जो है किस तरीके से लूट मार करते हैं। अब एक रेट है सरकार का और एक रेट है मार्केट का, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आप देख लें। अब कोई मुझे कहे कि जी प्याज 150 रुपये किलो बाजार में मिल रही है, तो मैं ज़रा उसके साथ चलना चाहता हूँ और 10 किलो प्याज ख़रीदना चाहता हूँ, मुझे कहीं से मिलती है तो ले लेते। अब 250 से लेके 280 और 300 तक प्याज है इस वक्त। अगर अब इस तरह से जो लोगों की जो मार्केट को कंट्रोल ना करने की जो सलाहियत है, ये मसला सिर्फ चीफ मिनिस्टर का नहीं है, ये तो पूरी की पूरी इंतजामी ब्यूरोक्रेसी जो है सर, तो ये पीछे से चला आ रहा है ना। तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ किसी एक का नहीं है। मैं तो अभी मरियम को मार्जिन दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसमें मरियम का कसूर नहीं है। सवाल ये है कि सिस्टम जो है जिस जगह पे खड़ा है उसको ठीक करने के लिए जो कोशिशें होनी चाहिए वो तो अनफॉर्चुनेटली हमारा हुक्मरान तबका नहीं करता, ना मरियम कर रही है उस तरह से। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक आप सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे ना, उस वक्त तक ये चीजें नहीं चलेंगी। सिर्फ महज आटा बांट देने से, महज आप अपनी जिसे कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया, हम ये करने जा रहे हैं, ये इस तरह से काम नहीं चलेगा। अगर आपने वाकई लोगों को डिलीवर करना है तो फिर सिस्टम को कहें कि वो अकाउंटेबल हो और सिस्टम उनको डिलीवर करे। ये देखिए ना, हर जगह पे चीफ मिनिस्टर ने नहीं पहुंचना, ना चीफ मिनिस्टर हर जगह जा सकता है। भाई आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किधर है मुझे बताइए,
वो क्यों नहीं तो अकाउंटेबल होती? इसका मतलब है चाहे बुजदार हो चाहे मरियम हो, कोई खास अरे आप फर्क मुझे नहीं बताएं पड़ता। ना, छोड़े जरा इसको, उस्मान बुजदार का उनका कंपैरिजन कर रहे हैं आप। पीटीआई की भी 10 साल की हुकूमत रही है ना केपीके के अंदर, हाँ। और उससे पहले बलोचिस्तान के अंदर हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की चौथी हुकूमत है ठीक इस है। वक्त। आप हर हुकूमत को देख लें, वो आपको यही मसाइल नजर आएंगे। ये थोड़ी कि रमजान में सिर्फ पंजाब में लूटमार होती है और केपीके में नहीं होती, या सिंध में नहीं होती, या बलोचिस्तान में नहीं होती, वहां पे भी हुकूमत का कंट्रोल आपको नजर नहीं आएगा। बिल्कुल सही जी। बसरा साहब, इकरा, आपने उस्मान बुजदार का जिक्र किया। उस्मान बुजदार इलेक्टेड था ना, कम से कम ये तो हारी हुई हैं, 36 सीटों के साथ वजीर आला बनी हुई हैं, और बाकी वो बहुत काम करती हैं, सुबह आप सुबह उठती मेहरबानी करें ना, हैं। अच्छा, मेरी बात मुकम्मल, आप- सुबह सुबह उठती हैं, आपका उनके तो, पास वो कैमरा होता है, आप है ना, टिकटॉकर्स बहुत का ग्रुप कमजोर होता है है, बत्ता साहब। वो 3-4 आपको कनीज़ें साथ अपनी होती हैं, तरह जो तो MPs दुपट्टा बैठे पकड़ हुए रही ना है, तो पंजाब बैंड पकड़ रही असेंबली है, में, इतना उनसे तो परफॉर्म पूछे करती है। 222 बिल्कुल, ये बिल्कुल सलमान साहब सही कह रहे हैं। इस वक्त अमन व अमान की सूरत है। उस्मान, मैं आपके पास आती हूँ। खबर बसरा करिए, साहब, खबर बसरा करिए। साहब का पॉइंट सुन ले पहले उस्मान। आप अपनी टर्न पे बोलिएगा, मैं नहीं इंटरप्ट करूंगा आपको। आपकी मेरे ख्याल में अच्छा, आप कोई अपनी आपको टर्न पे बताता बोल नहीं है दीजिएगा ना। पंजाब में कि हो क्या रहा है। ये मुझे आप पता है कि अपने जाली MPs वजीर को बोले, आपको सही information वजीर आला दे दिया की करें। जाली MP होगी तो जाहिर है इस तरह बोलेंगी। आप अपनी टर्न पे बोले। अच्छा, गुजारिश ये है, बात बड़ी सीधी सी है इकरा, कि इस वक्त जो जंगल का कानून अभी आप देख लें कि इनको आए हुए ज़्यादा महीना 1.5 महीना हुआ होगा, इतना भी शायद नहीं हुआ। मेरा फोड़ाबास मेरा एरिया है, यकीन मानिए कि डाकू राज का नफाज है, दिन दिहाड़े लोग लुट रहे हैं वहाँ पे। अमन अमान की सूरत हाल आपके सामने, पूरे लाहौर को आप देख लें, उसके बाद आप महंगाई को देख लें। वो जो ये शोशा से बाज आए ना, जो अभी सलमान साहब बात कर रहे थे कि आपने कैमरामैन रखे हुए हैं, कोई 10 एंगल से आपकी फ़ोटो ले रहा है, एक थैला है जिसके ऊपर आपने, जिसको वज़ीर आज़म बनाना था, उसको फ़ोटो आपने थैले पे लगा दी है, और अब कुछ जाके वो लेके जाते हैं, गरीबों का तमस्कर भी उड़ाते हैं। तो इसलिए इन्होंने मुझे वैसे एक बात बताएं, गलत फहमी किस बात की है? क्या ये 5 दफ़ा पहले वज़ीर आला नहीं रहे सूबे के? अगर इतने ही अच्छे होते तो क्या पंजाब के हालात बदल चुके होते? इतने अच्छे होते तो पंजाब पूरा तो खैर उन्होंने हारा ही है, लाहौर वाले इनको वोट ना दे देते। ठीक है। सो अगर आप इनसे तवक्को रखें, हाँ आपने फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की थी, मैं उसके मतलब जरूर बात करना चाहता हूँ। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, अच्छा, पूरी पार्टी इमरान खान साहब की क़यादत में मुत्तहिद है। तो आपके मरवत साहब फिर मैं अलग बताता हूं। स्टेटमेंट्स क्यों दे देते हैं? मरवा साहब को स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। मैं समझता हूँ उन्होंने पहले भी स्टेटमेंट दी थी, उनको स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए इस तरह। उनका कोई इशू है तो उनको जाहिर है जमहूरियत में होता है, अगर इख्तिलाफी राय है, को बात करना चाहते हैं तो इजलासों में करें। बिल्कुल। दूसरी बात देखिए ना, लोग इस वक्त पाकिस्तान का माहौल क्या है, पूरा पाकिस्तान 90% इमरान खान के साथ खड़ा है। मैंने कहा इलेक्शन लड़के हैं, जो लोग इलेक्शन लड़के हैं, जो MNA बने हैं, जो MP बने हैं, हर किसी को पता है कि वोट इमरान क्या खान का है। करें, लोग बसरा अच्छा साहब, लोग ये खुदा कहते के थे किसी जान अल्लाह मैथ दी ट्यूटर वोट खान दा, अपने आप और का जिसने हिसाब खान को किताब छोड़ा, फारे गए। आप परवेज खट्टो को देख लें, टोटल फारे आप महमूद खान को किताब देख है लें, आपका। जहांगीर तरीन को देख लें, आप उस्मान बुज़दार को देख उस्मान ने भी लें। छोड़ा। MNA उस्मा तो फिर वो मांगी तांगी की सीट पे चली गई है ना, इसलिए ज्यादा शो डाल रही हैं। जिसने इमरान खान को बसरा छोड़ा साहब, आप मेरी उसकी फिक्र ना उसकी करें। सियासत आप खत्म हो अपनी गई। फिक्र करें। MNA MP तो बड़ी जाएं दूर की इलेक्शन बात के है, पास उसकी और सियासत उनको खत्म हो बोलें गई है। कि उनके आगे हाथ जोड़ें कि प्लीज मेरी रिकाउंटिंग करा दें, और फिर जब रिकाउंटिंग होगी तो जिस तरह लोधरा, जिस तरह गुजरांवाला, ना करें लोग हंसते हैं आप पे, ना करें लोग हंसते हैं आप पे। जावेद लतीफ कहता है कि हमको धमकी दी जाती है कि मियां नवाज शरीफ वाला हल्का खोल देंगे। छोड़ दें। अच्छा उस्मा, अगर आप बताएं मुझे, मियां नवाज शरीफ आ रहा हुआ है, अगर आपकी मरियम बीबी आ रही हुई है, नवाज शरीफ आ रहा, जीता कौन है आप लोगों में से? अच्छा मैं चैलेंज देता हूँ, मियां नवाज शरीफ का हल्का खोल लें, सुप्रीम कोर्ट एक फुल कोर्ट बना दे। सलमान साहब बकवास सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बना दे, लाइव कार्रवाई दिखाए, 10 रुपये हम दे देते हैं, 10 रुपये आप दे दें। क्या बात आपकी करते हैं? लड़ाई है इलेक्शन कमीशन के साथ, आप जाएं इलेक्शन कमीशन हाँ, के पास। इलेक्शन कमीशन उनको ये याद बोलें, आया। देखिए ये 3 नोटिफिकेशन लोगों के आपने साथ क्यों इस किए जाली हैं? हुकूमत ने हमारे बहुत ज्यादती साथ की है। क्या आपका लेना देना है? जस्टिस काजी अगर फाइज आपको ईसा, प्रॉब्लम है जस्टिस तो आप आमिर इदारों फारूक के पास और जाएं। सुल्तान आप सिकंदर उनसे राजा को इन्होंने कल वो जाके मेडल नहीं कहें कि दिया, हमारे- निशाने हमारे हैदर, केस वो सुने। देना चाहिए था और उनको। इदारे क्या सबको कहेंगे? दे दिया, देखिए इदारे इतने आपको लोगों को दे दें, दिया, बसरा उनको निशाने साहब, हैदर नहीं दिया। हमें खुदा के लिए कोई एविडेंस दे, हमें सबूत उस्मा। दें, हमें बताएं कि आपके बेसिस पे कह रहे हैं कि जी आप जीते हैं और दूसरे हारे हैं। तो बात सारी ये है, आप तो चीफ जस्टिस को भी कोई अच्छा, सबूत उसमें ना एक दे बात सके। बताइए। वो 3 दिन आपसे मिलते करते अच्छा। रहते, खुदा के लिए कोई सबूत दे दें कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराई है। उस्मा, आपसे मुझे एक बात बताइए। देने का सबूत नहीं दिया उस्मा, गया। एक सवाल और मेरे- यही आपका हाल इलेक्शन ठीक है, में भी मेरा सवाल आपके सुन पास लीजिए, सबूत उस्मा। ही नहीं है, बस हमने रोना है, हमने धोना है, मैं ना मानू करनी है। फाफिल की रिपोर्ट ही पढ़ उस्मा, लें। मेरी भी फाफिल बात कहता सुन है कि लीजिए, मेरा सवाल 2/3 सुन लीजिए। वोटर्स जो हैं पाकिस्तान में, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को वोट नहीं दिया।
ठीक आप है। प्लीज जाके वो रिपोर्ट पढ़ लें। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सोशल मीडिया बड़ा जालिम है, अब क्या करें, मैं मजबूर हूँ सवाल पूछते हुए। कल बड़े मियाँ साहब ने हुदैबिया पेपर मिल और रमजान शुगर मिल्स का दौरा किया, तो क्या साबिक वजीर आजम मियाँ साहब जो हैं वो सियासत से साइड लाइन पर मायूस होकर दोबारा कारोबार की जानिब बढ़ रहे हैं? नहीं तो इसमें क्या हर्ज है, क्या बुराई है? आप बिजनेस नहीं करते या कोई और हमारे मुल्क में बिजनेस नहीं करता? आपकी बिजनेस है, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, कुछ भी आपके एसेट्स हैं, तो अगर आप जाके उनको देखते हैं कि भाई वहां पे क्या सिचुएशन है, तो ये तो एक नॉर्मल बात है, रूटीन की बात है, इसमें अचंभे की क्या बात है? ठीक है, यानी कोई खास बड़ी बात नहीं है। सलमान आबिद साहब, देखिए नवाज शरीफ साहब तो अब इस वक्त अमली सियासत तो शायद उस तरह से ना कर सके जैसे वो कर रहे थे, लेकिन करना चाहते पंजाब थे। गवर्नमेंट के अंदर तो इंटरव्यू नहीं, पंजाब गवर्नमेंट में भी देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता उनका रोल जो है वो महदूद हो जाएगा। शुरू शुरू में तो हो गया है। अब वजह ये है, अभी तो कहा यह जा रहा है, खुद PMLN के लोगों ने तस्दीक की है कि वो फिलहाल तो जा रहे हैं अपने आखिरी अशरे के लिए सऊदी अरब, और उसके बाद उन्होंने लंदन जाना है, अपने टेस्ट वगैरह करवाने हैं। उसके बाद जब वापस आएंगे तो देख लेंगे। लेकिन अब पार्टी जो है वो बुनियादी तौर पे तो शहबाज शरीफ साहब के कंट्रोल में है, और पंजाब मरियम नवाज के पास है। इन्होंने ही चलाना है, इसको चलाएं सिस्टम। अब नवाज शरीफ साहब बतौर MNA कौमी असम्बली में आके अपना रोल प्ले करना चाहते हैं तो जरूर करें, पार्टी को गाइडलाइन भी दे दें। और जैसे इस वक्त महंगाई का एक रेला है, और नवाज शरीफ साहब बताएं, शहबाज शरीफ साहब को भी एडवाइस करें, मरियम को भी एडवाइस करें कि भी कैसे कीमतें कम होनी चाहिए, और अगर वहाँ मशवरा कम है तो इसाक डार से मशवरा कर लें, वो बता देंगे कि सलमान कैसे भाई, कम करना है। आपकी एक बात से आपके मैं इख्तलाफ तो नहीं कर सकता, लेकिन वो जावेद लतीफ कहते हैं हम तो कठपुतली हैं, हमें तो पता नहीं हमें लाया कौन है। अच्छा, वज़ीर ये किसके। बताएं बसरा साहब, आपको PTI को जलसे की इजाजत नहीं दी इस्लामाबाद इंतजामिया ने। असद कैसर साहब कहते हैं कि हम जबरदस्ती जलसा करेंगे, क्या अब आप कहेंगे देखिए ना, याद है आपको कि हमने पहले प्रोटेस्ट की कॉल दी इकरा कि ये जो धांधला हुआ था उसके ऊपर, तो क्या किया यहाँ की जाली वज़ीर आला ने, उन्होंने वहाँ पर हमारे पुरअमन कारकुनान के खिलाफ जो अमन जैसा जुल्म कर उनके खिलाफ आपने दहशतगर्दी की FIR दे दी। आप जाहिर है उनको पता है मेरे पास कोई इखलाकी सियासी कानूनी जवाब नहीं है, मैं मुंतखब तो हूँ नहीं, जब अवाम बाहर निकलेंगे तो मेरे खिलाफ एहतियात होगा। इनको पूछे क्या चीज, अच्छा आराम से बात कर लेना, आप अपनी टर्न पे बात कर लीजिएगा। मुझे पता है सच क्या भंबड़ मचदा है, जाली वजीर, जाली वजीर आला, जाली MPS, अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़े होकर झूठे लोग आपने उठाए हुए हैं। रमजान मुबारक के महीने में डरे अल्लाह से। अच्छा, दूसरी बात, हम जलसा करेंगे, हम रमजान मुबारक में भी जलसा करेंगे, रमजान मुबारक के बाद भी जलसा, जुलूस, लॉन्ग मार्च हमारा आईनी जमहूरी हक है। आपको इतनी सी भी शर्म नहीं है कि नबी पाक कभी किसी दुश्मन को। अच्छा, बात तो करने दे, आप अपने टर्न पे बोल लीजिएगा ना, यही तो आप लोगों का प्रॉब्लम है। आप पढ़े लिखे भी बहुत कम है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आप लोगों को पढ़ाई लिखाई कर लो ताकि तुम पता हो गल क्यों करनी है। वो भी नेशनल नेटवर्क पे बांटते फिरते हैं। खुदा ये स्टेट ड्रामा नहीं है उस्मा, ये टॉक शो है, पूरा पाकिस्तान इसको देख रहा है। आप पढ़े लिखे भी बहुत कम है। खान साहब कहते हैं आपको ये भी नहीं पता कि कौन सी बात कहां पे करनी है। आप अपनी टर्न पे बोल लें। मैंने सिर्फ आपको तो पता है ना कि पूरे पाकिस्तान को आपने बददुआएं देनी है, पूरे लोगों पे आपने तबर्रे भेजने हैं, इदारों को गालियां देनी है। आपको तो सब पता है कि आपने अच्छा उस्मा, आप अपनी पॉइंट अपनी टर्न पे बोल लीजिएगा। बसरा साहब अपना पॉइंट पूरा आपने कहा जलसा देखें, या तो ये बता दें कि जलसा करना हमारा आईनी बसरा साहब की फ्रस्ट्रेशन है, अंदर से आग लगी हुई है, जल के राख हो जाएंगे। नहीं, वो तो वैसे पूरी दुनिया देख रही है कि जब आपके पास दलील नहीं होती, आपके पास जवाब नहीं होता, तो सिर्फ शोर होता है, सिर्फ शोर होता है। वो आप लोगों के पास शोर है। धांधला का नाम ले तो आप चिढ़ते क्यों हैं? अच्छा, हम इलेक्शन की बात करते हैं, धांधली की। अच्छा, जल्दी अपना पॉइंट पूरा करें, जबरदस्ती जलसा करेंगे। हमारा बड़ा क्लियर है, अगर हमें ये जलसे की इजाजत नहीं देंगे तो जलसा तो होगा। ठीक है, अगर ये इमरान खान की फोटो में नहीं लगाने देंगे, इमरान खान तो होगा, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान है। इसलिए कोई गलतफहमी में न रहे, ना इन जाली हुक्मरानों को हम वजीर आजम मानते हैं, ना वजीर आला मानते हैं, ना सदर मानते हैं। ये तो महानमती का कुर्बा है, लूटने के लिए पाकिस्तान को आए। आप छोड़ देना, आप क्यों बैठे हुए असेंबली के अंदर? ना छोड़ देंगे, ये आप लोगों के लिए हलफ उठाया है। अच्छा उसमें एक बात बताइए, का भी हिस्सा है, आप छोड़ देंगे, मेरा आपका वादा है, बैठे भी हुए 6 हैं। महीने में जाली है तो आप बाहर चले जाएं। आप कह जी हम नहीं मानते, अब बैठ जाए बाहर जाके कहीं। अच्छा उसमें आपको नहीं लगता मुआशी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं? अभी सलमान साहब भी यही बात कर रहे थे कि हुकूमत को थोड़ी सी लचक दिखाकर इन्हें मौका भी देना चाहिए, एक स्पेस देनी चाहिए कि ये लोग बैठे और एक ग्रैंड डायलॉग की तरफ आए मुल्क के मुआशी चैलेंजेस को लेकर। अगर आपकी जानिब से लचक दिखाई जाएगी तो फिर ये लोग सिस्टम में शामिल होंगे ना?
बिल्कुल इकरा, मैं आपको इलेक्शन डे जब मरियम नवाज साहिबा की इलेक्शन का दिन था तो ये वॉकआउट कर गए एज यूजुअल। मरियम नवाज साहिबा ने 10 मेंबर की एक टीम एमपीएस की भेजी कि जाए उनको आप मना के वापस लाएं और उनको ठीक बोले है। कि सियासी अखाड़े में सियासी मुकाबला करते हैं, वॉकआउट्स नहीं करते हैं। वो गए और तकरीबन 25 से 30 में इनके जो सुन्नी इत्तेहाद के लोग हैं वो वापस भी आ गए, अपने सीटों ठीक पे है। बैठ भी गए, लेकिन जो बाहर बैठे थे उनको चैन नहीं आया, उन्होंने उनको नहीं बैठने दिया, उनको उठा के तो फिर वापस ले गए। फिर जब मरियम नवाज साहिबा 2/3 मेजोरिटी लेके इलेक्ट हुई तो सबसे पहले उन्होंने ठीक है। क्या किया, वो उठी, खुद चल के गई ऑपोजिशन लीडर के पास और उनको कहा कि मेरे दरवाजे दफ्तर के आपके लिए खुले हैं, मैं आपकी भी उतनी चीफ मिनिस्टर हूं जितनी बाकी सब की। चले ठीक अब है, आप मुझे ये आपका बताएं, पॉइंट आ इससे गया ज्यादा उस्मान। आप क्या एक्सपेक्ट उनसे करते हैं? बिल्कुल सही। अच्छा सलमान आबिदा से एक आखिरी सवाल, बैरूनी महाज पर एक तरफ से सख्त हमें हालात का सामना है, अंदरूने मुल्क सियासी डेडलॉक बरकरार है, इस तमाम तर में मईशत की बहाली स्टिल इज अ चैलेंज। देखिए, मैं फिर आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने शुरू में बात रखी थी कि मईशत ऐसे बहाल नहीं होती जैसे हम बहाल करना चाहते हैं। ना ये कोई ऐसा टीका है जो बाजार से मिलता है और हम लगा दें और मईशत बहाल हो जाएगी। मईशत के लिए आपको ना सिर्फ सियासी इन्वायरमेंट पैदा करना पड़ता है, बल्कि आपको एग्रेसिव किस्म की रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी मईशत के ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में। एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, आपको और ये बड़ा लंबा प्रोसेस है सर, और तो करने के लिए इसके तैयार हो सारे stakeholders ना। देखिए ना, बैठेंगे। हर एक के पास हुकूमत मिली है ना, पीपल्स पार्टी को भी हुकूमत मिली है, बिल्कुल ठीक है। पीएमएलएन को भी मिली है, पीटीआई को भी मिली है। बट सर तो पॉइंट किसने है रोका इसको कौन इनको? आगे बढ़ के ये कदम उठाए। एक मुझे फिक्र इजाजत कहना दीजिए, है, बस फिक्र मेरे कहना है। प्रोग्राम का वक्त रोशिया खत्म हो गया मुद्दा है, जब मुझे तमाम नाजरीन इजाजत दीजिए, फिर अब दोबारा अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।